Hello students, this time we are going to discuss on human resource management, that how we manage our human resources who are working in our organization. Let's have the definition of this. HRM is the practice of recruiting, hiring, deploying and managing an organization's employees. ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका रिक्रूटमेंट करना, उनको जॉब में हायर करना, उनको डिप्लॉय करना, काम पे लगाना और उन्हें मैनेज करना। ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ये सारे रोल्स हमें एक एचआर मैनेजर के थ्रू करवाने रहते हैं। Now, what is human resources? Human resource is the term first used in the early 90s and then more widely in the 1960s for the people who work for the organization in aggregate. ये टर्मिनोलॉजी बहुत पुरानी नहीं है। आज से करीबन 123 साल पहले ये कंसेप्ट लाइमलाइट में आया कि एम्प्लॉयज़ को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं। आप लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ा है 5M होते हैं, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल एंड मैथड। उसमें ये ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जिसको हम मैन पावर या वर्कफोर्स भी बोलते हैं। और यही वो रिसोर्स होता है जो बाकी रिसोर्सेस को यूज़ में लाता है। और ये 1960 के बाद काफ़ी वाइडली पॉपुलर वर्ड हो गया है। अब एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ऑपरेटिव फंक्शंस, देन सेकंड इज मैनेजरियल फंक्शंस एंड थर्ड इज एडवाइजरी फंक्शंस। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा फंक्शन कहाँ वर्क करता है। लाइक फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए लोगों को जॉब पर रखना, रिक्रूट करना, ये अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि एचआर की तो डेफिनेशन ही बोली जाती है राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। लोगों को सर्च आउट करना, कैंपस प्लेसमेंट करना, न्यूज़पेपर में ऐड देना, अलग अलग कंसल्टेंट की हेल्प लेना, इन सब के थ्रू हम रिक्रूटमेंट करते हैं। इसलिए ये अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। दूसरा जो फंक्शन होता है ऑपरेटिव फंक्शन में, वो होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, जो फ्रेशर्स आते हैं, इवन नॉट फ्रेशर, जो कंपनी में बाकी के एम्प्लॉयज़ जो बाहर से आए हैं, जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, वो हो सकता है कि इतने कैपेबल ना हो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ एचआर मैनेजर कि उनको ट्रेनिंग दें और उनको हमारे यहाँ के कल्चर में एडजस्ट करें, हमारे यहाँ कैसे काम किया जाता है वो सब उन्हें सिखाया जाता है। एंड साइड लाइन में उनको एक तरह से डेवलप भी किया जाता है फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट। मान लीजिए कल को उनके बॉस जॉब छोड़ के चले गए, उनके सीनियर जॉब छोड़ के चले गए, मे बी बिकॉज ऑफ इस प्रमोशन और उनका कहीं और जॉब लगा है, तो इस सिचुएशन में हम उसको देखते हुए या फ्यूचरिस्टिक होते हुए हम अभी से एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे फ्यूचर में, उसके अरेंजमेंट्स करना। लाइक व्हाट विल बी द सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, कैंपस प्लेसमेंट हुआ या कंसल्टेंट के थ्रू हुआ। द नेक्स्ट मैनेजरल फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। टू ऑर्गेनाइज समथिंग मीन्स किसी भी एक्टिविटी को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। दैन इसी तरह से एम्प्लॉयज़ को वर्क अलॉट करना, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, उनके क्या लोकेशंस होंगे, उनके क्या फंक्शंस होंगे, किस एम्प्लॉय के हाथ में कितनी अथॉरिटी होगी डेजिग्नेशन वाइज, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑल दीज आर डिसाइडेड बाय द HR manager. And then directing, this is also a very important managerial function of the HR manager। और एम्प्लॉयज़ को किस तरह से डायरेक्शन देना है, क्योंकि हर एम्प्लॉय या हर लेबर इतना एजुकेटेड नहीं होता है कि हम उसको अपने हिसाब से ही काम करने दें। वी नीड टू गाइड हिम, ही मे रिक्वायर्ड अ डिसीजन और डायरेक्शन टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। उनकी करियर प्लानिंग करना, दैन उन्हें मोटिवेट करने के लिए अलग अलग प्लानिंग लेकर आना, जिससे कि एम्प्लॉय एक फ्रेंडली रिलेशंस में काम कर सके। कंट्रोलिंग, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एम्प्लॉयज़ को
मंथली प्लान देना, उसको टारगेट देना, एंड देन उसको वीकली एनालिसिस करना। हर 15 दिन में एनालिसिस किया जाता है कि उसका परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं है। ये भी किया जाता है जिससे कि हम उसको टाइम टाइम पर कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी कैटेगरी होती है फंक्शंस की, दैट इज एडवाइजरी फंक्शन। फर्स्ट हमने ऑपरेटिव फंक्शन देखा, देन मैनेजर फंक्शंस देखा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवाइजरी फंक्शंस। टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस देना, आपको नाम से समझ आ रहा होगा एडवाइजरी फंक्शन मतलब किसी को एडवाइस देना, सजेशन देना। तो जनरली जो एचआर मैनेजर होता है वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जितने फंक्शंस होते हैं उसकी एडवाइस टॉप मैनेजमेंट को देता है, उनके लिए एचआर पॉलिसी बना कर देता है। उनका इंक्रीमेंट, प्रमोशन, डिमोशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, इवन परफॉर्मेंस अप्राइजल, ये सब एनालिसिस का करने का काम एचआर मैनेजर का होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडवाइजरी फंक्शन। डिपार्टमेंटल हेड एडवाइस, ये दूसरी कैटेगरी आती है अंडर दिस फंक्शन। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, इन सब जो हेड्स होते हैं इन सबको गाइडेंस प्रोवाइड कराना, उनको ह्यूमन रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, उनके जॉब डिज़ाइन करके देना, उनके अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं बाकी डिपार्टमेंट के उन सब हेड्स को एक्सप्लेन करना, उनको उनके एम्प्लॉयज़ के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर करना जिससे कि ओवरलैप ना हो। Okay, so in next class we'll discuss nature of human resource management. That's it for today. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मीन्स एक्चुअली इसका नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। तो फर्स्ट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। What is a part of management discipline? HRM, Human Resource Managers are the part of management discipline. ये अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, अपने आप में एक डिसिप्लिन होता है और इसके ऊपर स्टडी अलग से नहीं होती है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब इट्सेल्फ है। क्योंकि जब मैनेजमेंट होता है उसके बाद सबसे पहले रिक्रूटमेंट जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का होता है और उसी के बाद में बाकी के एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट होता है। इसलिए इसको हम मैनेजमेंट से अलग करके नहीं समझ सकते और ये पूरी तरह से मैनेजमेंट के कंसेप्ट और उसके प्रिंसिपल्स को ही एनालिसिस करता है। सेकंड दिया है यूनिवर्सल एक्सिस्टेंस, मीन्स इट इज़ एवरीवेयर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें तो वहाँ आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मिलता ही है, मतलब यहाँ ह्यूमन रिसोर्स भी है और ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर्स भी मिलेंगे। दैट माइट बी पॉसिबल इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वेरी स्मॉल साइज, तो वहाँ पर फिर जो रिक्रूटमेंट है वो जनरली जो कंपनी के ऑनर होते हैं या सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो करते हैं, बट दैट टाइम दे प्ले अ रोल एज अ HR मैनेजर। सो इट इज़ अ परवेसिव इन नेचर, इट इज़ एवरीवेयर इन वर्ल्ड। थर्ड इज कंसर्न विद पीपल। जो HRM है इट इज़ ऑल अबाउट पीपल और ये लोगों के लिए ही काम करता है, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो या ग्रुप्स के लिए हो। तो जो एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ असाइन करना है, एम्प्लॉयज़ कितना प्रोडक्शन करेंगे, इन्हीं को एनालिसिस करता है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी डिस्कस तब करेगा व्हेन इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयज़, लेबर्स। अदरवाइज वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ के बारे में ही एनालिसिस करता है, जिससे कि एम्प्लॉयज़ डेवलप होंगे तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंपनी इंप्रूव होगी, कंपनी एनहेंस करेगी, बिजनेस एनहेंस होगा, एंड फाइनली इट विल distributed, the profit will be distributed among all. Fourth, that is action oriented. जो human resource होता है that is totally action oriented, means like machines होती है, you need to start the machine, but in with the help of human resource only you can perform this task. Then employees को मोटिवेट करना, उनसे काम कराना, उनके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करना, ये सभी HR मैनेजर का ही फंक्शन होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज एक्शन ओरिएंटेड।
द फिफ्थ पॉइंट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी के जो एम होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट इज़ ऑलवेज अ म्यूचुअल। जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें मोटिवेट करना कि आप अगर परफॉर्म करेंगे, आप कंपनी में अच्छा काम करेंगे, यू विल अचीव यूर ऑन गोल। तो इस तरीके से कंपनी का भी गोल अचीव होगा। लाइक इफ़ यू आर परफॉर्मिंग इन अ फील्ड, आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अच्छा माल बेच रहे हैं, and you are selling the product of a company in a market, that means you are achieving your goal। और अगर आपका गोल अचीव होगा तो कंपनी का भी गोल अचीव होगा। और इस तरह से कंपनी आपको भी बेनिफिट देगी, चाहे वो इंसेंटिव हो, सैलरी इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो। Then integrating mechanism. This is the sixth nature of the HRM. HRM tries to build and maintain cordial relation between people, मतलब एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जनरली ऑर्गेनाइजेशन दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। जब भी कुछ इशू होता है, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मीन्स द ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके बीच के जो रिलेशंस होती है उसमें हार्मोनियस रिलेशंस क्रिएट करने का काम भी एचआर मैनेजर का होता है। और वो उनके गोल सेट करता है और मैनेजमेंट से मीटिंग करता है, देन अगेन लेबर के पास में जाता है, एम्प्लॉयज़ के पास में जाता है। सो इट वी कैन ऑल्सो से दैट इट्स अ मीडिएटर, ही इज़ अ मीडिएटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द सेवन्थ पॉइंट इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ये ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। एंड सी अगर एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट हो रहा है तो फाइनली इससे एडवांटेज कंपनी को भी मिलता है, और एम्प्लॉय को तो मिलता ही है उस टाइम भी, और कल को जब वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएगा तो वो अपने स्किल्स वहीं तो नहीं छोड़ जाएगा, वो साथ में ही कैरी करके जाएगा जो उसमें स्किल्स आ गई हैं, जो उसका डेवलपमेंट हो गया है। तो एडवांटेज उसको भी मिलता है, और जब तक वो कंपनी में रहेगा वो कंपनी को बेनिफिट पहुंचाएगा, और इससे उस एम्प्लॉय के टैलेंट का फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलेगा। फॉर इट द पॉइंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। एचआरएम ऐसा नहीं है कि आज कंपनी बनी है तो आपने लोगों को रिक्रूट कर दिया और अब काम खत्म हो गया। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कंपनी जब तक है, जब तक नहीं हो जाती है, या जब तक इवन बंद होने के बाद भी सेटल डाउन करने के लिए एचआर के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस है। सिर्फ ये नहीं कि एक दिन का 2 दिन का काम हो गया और एचआर मैनेजर को आपने रवाना कर दिया। कंपनी के एम्प्लॉयज़ को लगातार आना जाना चलता रहता है, इसलिए हमें एचआर के लोगों को जो रखना ही पड़ता है। हमें लोगों को रिक्रूट भी करना पड़ता है, हमें लोगों का प्रमोशन, डिमोशन, उनके इंसेंटिव, उनके लिए प्लान्स करना, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए करना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है एचआर मैनेजर का, तो हमें उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है। द नाइन्थ पॉइंट इज कंप्रहेंसिव फंक्शन। अब इस एचआर मैनेजर का रोल सिर्फ एक ऑफिस तक सीमित नहीं होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो जनरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही लोगों को एंटरटेन करता है ज़्यादातर। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी वो फाइनेंस मैनेजर है तो जनरली वो एंटरटेन कर रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोगों को। ठीक है, ही इज़ इंटरेक्टिंग विद अदर्स ऑल्सो। लेकिन एचआर मैनेजर का तो इन्वॉल्वमेंट हर जगह होता है। जिस भी डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ पर एचआर मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट होगा ही। और एचआर तो ह्यूमन रिसोर्स तो लेबर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़ तो हर डिपार्टमेंट में होते हैं, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन हो, या सेल्स हो, मार्केटिंग, हर जगह एम्प्लॉयज़ हैं, इसलिए उसका इन्वॉल्वमेंट भी हर जगह रहता है। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कोप। स्कोप मीन्स कहाँ कहाँ इसके अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कहाँ कहाँ इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के पहले हमें देखना होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हमें पड़ेगी। हमें एट प्रेजेंट में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन हम जब प्रोडक्शन करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट्स में हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। तो ये एम्प्लॉयज़ का शॉर्टेज ना हो या एक्सेस ना हो। शॉर्टेज इन द सेंस हमें रिक्वायरमेंट है 200 एम्प्लॉयज़ की, और हमने अगर रिक्रूट करें सिर्फ 180, तो वो 20 लोग जो कम हैं उनका काम कैसे मैनेज हो पाएगा।
एक्सेस में ये होता है कि हमें रिक्वायरमेंट है 200 लोगों की, हमने 220 लोगों को रख लिया, तो 20 लोगों को हम एक तरह से फ्री में बैठा के सैलरी तो देंगे नहीं। तो इस सिचुएशन में भी एक्सेस भी कंपनी के लिए लॉस वाला सिचुएशन होता है, और सेम शॉर्टेज वाली सिचुएशन भी कंपनी के लिए लॉस वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि प्रोडक्शन सफ़र करेगा तब तक प्रोडक्शन, सेल्स या मार्केटिंग, जहाँ एम्प्लॉयज़ की कमी है वहाँ पर हमें दिक्कत आएगी। सेकेंड स्कोप है जॉब एनालिसिस डिज़ाइन। ये भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज़ आते हैं उसके पहले उनका जॉब डिज़ाइन किया जाता है, जॉब एनालिसिस किया जाता है कि किस एम्प्लॉय का क्या रोल रहेगा, और इसको बहुत प्रॉपर वे में एनालिसिस किया जाता है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है जिससे कि कन्फ्यूज़न ना रहे। अदरवाइज़ दो एम्प्लॉयज़ का अगर आपने रोल क्लियर नहीं करा है तो उनमें आपस में इश्यूज हो सकते हैं, उनके जॉब टास्क में कन्फ्यूज़न हो सकता है बिकॉज ऑफ सम जॉब एनालिसिस न करने पर। तीसरा स्कोप है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ये हमने टॉपिक पहले भी डिस्कस करा था कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करना रहता है, उसके लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है, पेपर में ऐड देना, दैन कितने एम्प्लॉयज़ के रिक्वायरमेंट है, किस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, उसको एनालिसिस करना। एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि रिक्रूटमेंट जब हम करते हैं तो हम सभी एम्प्लॉयज़ को सभी कैंडिडेट्स को इन्वाइट करते हैं टू अप्लाई हेयर, लेकिन जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम उसमें से जो राइट कैंडिडेट होता है उसको ही सिलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। ये मैं आगे जाकर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन टॉपिक पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड विल डिस्कस इट लेटर। देन ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन में जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन कराया जाता है कंपनी में, उन्हें कहाँ बैठना है, उनके क्या टास्क हैं, बाकी एम्प्लॉयज़ के बारे में उनको इंट्रो कराया जाता है, मिलाया जाता है, उनकी हायरार्की, उनके बॉस कौन हैं, उनका जूनियर कौन है, उनके सीनियर कौन है, इन सब से उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है। दैन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम डिसाइड करना, तो वहाँ भी एचआर मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो फ्रेशर्स होते हैं स्पेशली उनको तो कंपनी के माहौल से अवगत कराना रहता ही है, लेकिन बहुत से जो पुराने एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी और कंपनी के एम्प्लॉयज़ जिनको हमने अब हायर कर लिया है, उन्हें भी हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है। और एचआर मैनेजर का एक ये रोल भी होता है कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव से उनका डेवलपमेंट हो, जिससे कि हम उनसे भी अच्छा रिटर्न ले सकें, और कंपनीज में भी अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। परफॉर्मेंस अप्राइजल, हर एम्प्लॉय का एक साल में एक बार परफॉर्मेंस अप्राइजल होता है। आजकल तो कंपनीज 6-6 महीने में भी परफॉर्मेंस अप्राइजल करती हैं, और हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ही ये काम होता है, और इसी बेस पर उन्हें एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दिया जाता है, इंसेंटिव, इंक्रीमेंट, ये सारे, इवन डिमोशन ऑल्सो, ये सब इसी बेस पर डिसाइड किया जाता है। कंपनसेशन प्लानिंग और रेन्यूमरेशन होता है, तब भी एचआर मैनेजर का उसमें रोल होता है कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देंगे, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, किस जॉब में कितनी सैलरी देनी चाहिए, क्या टास्क होगा, वो कितना परफॉर्म कर रहा है, उसका एचआरए, उसका टीए, डीए, ये सारे अलाउंसेस वगैरह, बेसिक सैलरी, ये सब भी डिसाइड एचआर मैनेजर करता है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को समय समय पर हमें मोटिवेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो परफॉर्म करना बंद कर देता है। कुछ लोग तो एक्टिव होते हैं, सेल्फ स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ को हमें किक मारनी पड़ती है, दैन ओनली दे स्टार्ट वर्किंग। तो उन्हें टाइम टाइम पर उनके इंसेंटिव प्लान्स बनाकर, उनको सर्टिफिकेट्स दे के, उनके लिए क्लैपिंग करा के, उनका परफॉर्मर में नाम दे के हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। उनके वेलफेयर के लिए, उनके हेल्थ सेफ्टी के लिए भी हमें एनालिसिस करना रहता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है कि उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ इश्यूज़ ना हो, लाइक सेफ्टी के लिए जो वो में रखते हुए हमेशा ये ध्यान दिया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे कि वो सेफ़ वे में काम कर सकें, उन्हें कुछ चोट नहीं लग जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, क्योंकि फाइनली इससे फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होती है और कंपनी को भी होती है। अगर उसको लग गई है और एक्सीडेंट हो गया है, उसकी डेथ हो गई है, देन कंपनी को कंपनसेट भी करना पड़ता है, उसके फैमिली भी परेशान होती है।
तो मोटिवेशन, वेलफेयर, हेल्थ और सेफ्टी, यहाँ भी एचआर मैनेजर का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जैसा मैंने पहले भी बताया था कि दो ग्रुप होते हैं, एक तरह से एक मैनेजमेंट होता है जिसको एम्प्लॉयर भी बोला जाता है, और दूसरा पार्ट होता है लेबर्स, एम्प्लॉयज़। उस दोनों ग्रुप के बीच में रिलेशंस हार्मोनियस हो, इसकी कोशिश हमेशा मैनेजमेंट को करना पड़ता है, एचआर मैनेजर्स को स्पेसिफिकली। एंड इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक्स नहीं हो, लॉकआउट्स नहीं हो, क्योंकि स्मूथ वर्किंग नहीं हो पाती अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसकी कोशिश भी एचआर मैनेजर को ही करना रहता है। हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैलेंजेस। अगर आप फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनते हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमने इन चैलेंजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा ये। देन फर्स्ट इज एनवायरमेंटल चैलेंजेस, देन सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस, और तीसरा है इंडिविजुअल चैलेंजेस। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एनवायरनमेंट है, खासतौर से उसके बारे में हम जो चैलेंजेस है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। आउटसाइड एनवायरनमेंट मतलब होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जितने भी पार्टीज़ होती हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, उनका असर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर भी पड़ता है, हमें उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। इन द सेंस जैसे मान लीजिए कि मार्केट में जो इकोनॉमी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अभी 1-2 साल पहले कोविड का इम्पैक्ट था पूरी इंडस्ट्रीज़ पर, तो उसका एनवायरनमेंट पर, हमारी कंपनी पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, वो हमें देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। इसमें क्या क्या आएगा वो अगली स्लाइड में है। लाइक रैपिड चेंज, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। रैपिड चेंज मतलब आप जानते हैं आजकल सिनेरियो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। आज जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है, लैपटॉप हो या मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, वो कल पुराना हो जाएगा। तो जो रैपिडली चेंज हो रहे हैं उसी तरह से एम्प्लॉयज़ के स्किल्स में भी बहुत चेंज हो रहा है। आज जिस एम्प्लॉय को आप लाए हो वो उतना अपडेटेड होना चाहिए कि कल को अगर आप ऑटोमेटिक फंक्शन, ऑटोमेशन लाते हैं तो वो उसमें एडजस्ट कर सके, अदरवाइज आपको उसको बार बार ट्रेनिंग देते रहना पड़ेगा। इसके अलावा वर्कफोर्स डाइवर्सिटी देखने में आती है। आज लोग किसी भी जगह पर जॉब करने के तैयार हैं। लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों में जा रहे हैं, बड़े शहरों से और मेट्रो सिटीज़ में जा रहे हैं, मेट्रो सिटी से लोग फॉरेन में जाना चाह रहे हैं, यूरोपियन नेशंस में जाना चाह रहे हैं, मूव हो रहे हैं, कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, यूएस शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी जो एम्प्लॉय हैं, नॉट नेसेसरी कि वो उसी टाउन के हों, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग साउथ से हों, केरला से हों, कुछ कश्मीर से हों, नॉर्थ ईस्ट के हों या वेस्ट के हों। तो ऐसे सिचुएशन में आपको उन सबको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। ये रैपिड चेंज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। दैन उसके बाद में वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हमने अभी डिस्कस करी। जितना हो सके ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर कोशिश करता है कि एम्प्लॉयज़ को इस तरह का एनवायरनमेंट दे जिसमें वो एडजस्ट कर सकें। देन इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब आप जानते ही हैं आज सिचुएशन ये है कि हर कोई अलग अलग कंपनीज़ इंडिया में आ रही हैं, इंडिया की कंपनीज बाहर जा रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरा दुनिया एक छोटे गांव की तरह हो गया है, जहां हर कोई एक दूसरे को मार्केट में जानता है, कॉमन मार्केट होता है, इजी एंट्री होता है, इजी एग्जिट होता है। तो उसी तरह से कंपनीज इंडिया में आती हैं और इंडियन कंपनीज बाहर भी जाती हैं। अब ऐसे सिचुएशन में बहुत चैलेंजिंग टास्क एम्प्लॉय से परफॉर्म करवाना पड़ता है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वर्क फोर्स है वो आपका इफेक्टिव होना चाहिए। देन लेजिस्लेशन, पुराना एनवायरनमेंट में इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं थे गवर्नमेंट के, लेकिन आज लेबर लॉज, मिनिमम वेजेस एक्ट, बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को देखते हुए भी बनाए गए हैं। तो हमें उन सारे लॉज की जानकारी होनी चाहिए। बीइंग एचआर मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि आप किस एज तक के लोगों से इंडस्ट्रीज़ में काम करवा सकते हैं। लाइक 14 ईयर्स या उससे छोटी एज का बच्चा किसी इंडस्ट्री में, हैवी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकता है। दिस इज़ अ रूल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो वो लेबर लॉ आपको भी मानना पड़ेगा।
इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लॉ या रूल्स होती हैं, जैसे कि जेंडर बेस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, मेल है फीमेल है उसको सैलरी में आप फ़र्क नहीं कर सकते हो, वो भी आपको उनको सेम ही देनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट स्लाइड है, दिस इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं सबसे तेज़ी से चेंज हो रही है। आज कंप्यूटर हो या टेली कम्युनिकेशन हो, उसमें बहुत जल्दी तेज़ी के से आप चेंजेस देखने में आ रहा है, और वो बहुत जल्दी ही आउटडेटेड भी हो जाती है। जो आज नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट है, वो कुछ समय बाद बहुत पुरानी हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ को भी देखना पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ इस चीज़ में कैपेबल हों। देन फैमिली, जॉब एंड फैमिली रोल्स भी होते हैं, और रिसेंट टाइम हम देख रहे हैं कि लोग न्यूक्लियर फैमिली में हैं, वहाँ पर हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो उनको भी अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। एंड देन आपको ये भी देखना पड़ता है कि आजकल फीमेल्स भी जॉब करने आ रही हैं, तो उनके ऊपर घर का भी बर्डन होता है, एंड साथ में ऑफिस का भी वर्क रहता है। तो आपको एक ह्यूमैनिटिक ग्राउंड पे उन चीज़ को भी फेस करना पड़ता है जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। सो एज अ फैमिली मेम्बर यू नीड टू ट्रीट देम। देन लैक ऑफ स्किल्स की जो कमी है वो आज है। एक एचआर मैनेजर के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। हम अक्सर ऐसा सुनते हैं आजकल कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बट एक्चुअली में अगर आप देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम अनस्किल्ड है। इसलिए आज सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह के प्लान्स चलाती हैं जिसमें लोगों को स्किल्स डेवलप की जाए, जिससे कि वो जो टेक्नोलॉजी तेज़ी से आ रही है, चेंज हो रही है, उसको वो फेस कर सकें। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसमें आखिरी कैटेगरी है इंडिविजुअल चैलेंजेस। इंडिविजुअल चैलेंजेस मतलब हर एम्प्लॉय यूनिक होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से होता है, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से होता है, और उसको भी हैंडल करना बहुत चैलेंजिंग होता है। और ऑफ कोर्स उसके भी स्वभाव का, उसके रिस्पॉन्स का, उसके मोटिवेशनल फैक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन पर बहुत असर पड़ता है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? फर्स्ट है प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, ब्रांड ट्रेन, एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब इनसिक्योरिटी, मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी। हर एम्प्लॉय का अपना अपना लेवल रहता है परफॉर्मेंस का। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि आप जितना आउटपुट दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय उतना ही आउटपुट दे पाएगा। तो इसलिए हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे मोटिवेट करना पड़ता है, और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हमें उससे प्रोडक्शन कराना पड़ता है। बट हमारी कोशिश ये रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। सेकेंड इज़ एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स होता है हम हर एम्प्लॉय को हम चाहते हैं कि उसमें कुछ हद तक उसको राइट्स दिए जाएं, वो कम से कम छोटे छोटे डिसीजन वो खुद ले सके। हर बड़े डिसीजन के लिए तो उसको मैनेजमेंट की तरफ देखना ही पड़ता है, लेकिन छोटे डिसीजन एटलीस्ट वो खुद ले सके, वो एम्पावर्ड हो, उसके अंडर अगर कोई एम्प्लॉयज़ हैं तो वो उनसे काम करवा सकें। देन है ब्रांड ड्रेन। एक ये भी एचआर मैनेजर के सामने आज चैलेंज देखने में आता है कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अक्सर हमारे अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करके ले जाते हैं ज़्यादा सैलरी पे। हम 20,000 दे रहे हैं तो वो 22 या 25,000 में ले जाएंगे। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे यहाँ का ब्रांड ड्रेनेज ना हो, इन द सेंस कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं, एंड इफ़ दे आर कैपेबल, दे आर टैलेंटेड, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिटेन देम। उनको हम हमेशा हमारी कंपनी में रोकने की कोशिश करें। एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जो एम्प्लॉय होते हैं वो सभी सोसाइटी से ही आते हैं, इवन एचआर मैनेजर भी सोसाइटी से ही निकल के आता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना रहता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी जो रूल्स बना रखे हैं कि हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए। उसी तरह से एक एचआर मैनेजर के सामने भी बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है कि उसको एम्प्लॉयज़ के साथ स्ट्रिक्ट भी रहना है, लेकिन साथ में उसको एथिक्स भी फॉलो कराने हैं, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ध्यान रखना है। जॉब इनसिक्योरिटी।
देखिए ये बहुत देखने में आता है आजकल की जॉब बहुत इनसिक्योर हो गई है प्राइवेट जॉब्स में, खासतौर से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। तो बस जॉब इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग में एम्प्लॉयज़ में नहीं होनी चाहिए, लेकिन चैलेंजिंग टास्क है एचआर मैनेजर के लिए कि वो एम्प्लॉयज़ को जॉब से न निकालते हुए भी उनसे ज़्यादा काम करा सके। मतलब उसके मन में डर होना ज़रूरी है, तभी वो काम करता है आज की डेट में, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसके मन में वो डर ना हो और वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकें। मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक मैच मेकर का काम होता है, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एचआर मैनेजर का काम होता है कि वो इस तरह के टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ लाएं जो हमारी जॉब में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो सीट खाली है उसमें वो फिट हो सकें। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगली बार कुछ आगे का एचआर का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस करा था वो था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसमें हमने एनवायरमेंटल चैलेंजेस डिस्कस करा था, एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस, कि ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन में एक तो फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ को देना पड़ता है, दैन ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, हायरार्की की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग भी करनी पड़ती है। इसके अलावा डाउन साइजिंग करनी पड़ती है, और भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लाइक उसकी जो टीम होती है पूरा उसको मैनेज करना, उसको उसके रोल प्ले ये सब डिसाइड करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करना। देन इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है उसमें हर एम्प्लॉय सेट हो सके, फिट हो सके, ऐसी कोशिश करना। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, तो इसमें कंट्रोलिंग है, कॉस्ट है, इम्प्रूविंग क्वालिटी है, डेवलपिंग डिस्टिंक्टिव है, कैपेबिलिटीज, रीस्ट्रक्चरिंग, ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कंट्रोलिंग कॉस्ट मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में हर मैनेजमेंट चाहता है कि जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं एचआर मैनेजर के थ्रू उनकी सैलरी कम हो, मतलब नॉट कम, मतलब मिनिमम हो। इसके अलावा उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो, हर तरह से कॉस्ट कम की जाए जिससे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग क्वालिटी। कॉस्ट कम चाहता है मैनेजमेंट, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता है। वो चाहता है हमारे इतने ट्रेंड एम्प्लॉयज़ हों हमारे यहाँ पर जो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन दे सकें। देखो क्या होता है कि हर मैनेजमेंट का ऐसा मानना रहता है कि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि आज होलसेलर, रिटेलर या कस्टमर कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहता है। लेकिन इसके साथ में हमें यह भी देखना पड़ता है कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हमें कॉस्ट भी प्रोडक्ट की कम ही रखनी है। डेवलपिंग डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़, हमें हर एम्प्लॉय डेवलपिंग डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज़ मीन्स हर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर चाहता है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम्पिटिटिव एडवांटेज वाले हों, मतलब वो दूसरों से ज़्यादा बेहतर हों हर चीज़ में। इसको हम कम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह भी ले सकते हैं, जिससे कि उनमें वो स्किल्स होने चाहिए, उनमें एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो और लोगों से बेहतर काम कर सकें। देन रीस्ट्रक्चरिंग, एक एचआर मैनेजर के लिए ये भी चैलेंजिंग टास्क है। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक हायरार्की होती है और उसके हिसाब से उसकी स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है, और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग कंपनी की हायरार्की रखता है। इन द सेंस कि ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सबसे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं जिनको हम शॉर्ट में एमडी बोलते हैं, देन इसके बाद में जोनल मैनेजर होते हैं, देन रीजनल मैनेजर होते हैं, फिर एरिया मैनेजर होते हैं और फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है जिसकी हमें कई बार रीस्ट्रक्चरिंग करनी होती है, मतलब उसमें चेंजेस करने होते हैं। अब ये इंडिविजुअल चैलेंजेस जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, क्योंकि जब हम एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट करते हैं तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। अगर आपने एक बार गलत
एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिए जो कैपेबल नहीं है, जो कम्पिटिटिव नहीं है, तो फिर उन और एम्प्लॉयज़ को आपको मैनेज आगे भी करते रहना पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती क्या है? फाइंड आउट करना, हायर करना ऐसे लोगों को जो बेस्ट सुटेबल हो कंपनी में, या बहुत टैलेंटेड हों, या बेस्ट क्वालिफाइड हों, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टाइमली उन्हें रिक्रूट करना, एंड इट शुड बी ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। हम ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हमें मिल गए हैं तो हम उन्हें रख लें, वो भले ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उनके जॉब प्रोफाइल से फिट होते हों चाहे ना होते हों, ऐसा नहीं होता है। हमें उन्हें ही रखना होता है जो हमारी कंपनी में बेस्ट सुटेबल होते हैं। एंड इट इज़ अ वेलकम प्रोसेस ऑफ द न्यू कमर्स और अ न्यू एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन देयर आर सर्टन स्टेजेस। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है, इसमें सर्टन प्रोसेस में एक के बाद एक स्टेप्स आती हैं। रिक्रूटमेंट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ अ डे कि एक दिन दो दिन में आपने कर लिया। इट डिपेंड्स अगेन द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ यू रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हमें स्टेज में ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आइडेंटिफाई वैकेंसी एंड इवेल्युएट नीड। इवेल्युएट नीड इन द सेंस कि हमें सबसे पहले तो ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या वैकेंसीज हैं, अगर हैं तो क्या स्किल्स चाहिए, उनमें किस तरह के स्किल्स होने चाहिए। एक एम्प्लॉय को आप जब हायर करते हो तो उसके पहले ये देखते हो कि जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में जिस एम्प्लॉय को आप बैठाओगे वो कैपेबल है या नहीं, वो काम कर पाएगा कि नहीं, उसमें वो स्किल्स हैं कि नहीं। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर आप रख रहे हो तो उसने क्या कोपा का कोर्स करा है, पीजीडीसीए करा है, डीसीए करा है, क्या वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाता है। सेकेंड स्टेप है दैट इज डेवलप पोजीशन डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर हम इस प्रोसेस में इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस तैयार करेंगे। अगर हम रिटर्न एग्ज़ाम लेने वाले हैं, कुछ कंपनीज रिटर्न एग्ज़ाम भी लेती हैं रिक्रूटमेंट के पहले, तो उसकी क्वेश्चन पेपर हम रेडी करेंगे और इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन एक रेडी करेंगे कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या नॉलेज होना ज़रूरी है, क्या स्किल्स होना ज़रूरी है। तो उसको डिस्क्राइब करने वाला एक डेट शीट तैयार करेंगे जिससे हमें पता चले कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड व्हाट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू आस्क ड्यूरिंग इंटरव्यू, ये भी हम उसमें मेंशन करेंगे। थर्ड स्टेप इज डेवलप रिक्रूटमेंट प्लान। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। अब इस सिचुएशन में हम इस स्टेप में हम रिक्रूटमेंट प्लान डेवलप करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने सारे डिपार्टमेंट्स, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सबसे रिक्वायरमेंट ले ली। हमने डिसाइड कर लिया कि किस पोजीशन के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद में हम एक रिक्रूटमेंट प्लान रेडी करेंगे जिसको हम रोड मैप भी बोल सकते हैं कि इस पोस्ट पर हमें एक कैंडिडेट चाहिए जो ये क्वालिफिकेशन वाला हो। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक कैंडिडेट कम से कम कोपा किया हुआ हो या पीजीडीसीए करा हुआ हो, या अगर हाईली क्वालिफाइड चाहिए तो इंजीनियर होना चाहिए, ब्रांच उसकी सीएस होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक डेवलप प्लान तैयार करते हैं। देन फोर्थ स्टेप है सिलेक्ट सर्च कमिटी। अब कैंडिडेट तो आ जाएंगे, आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, यू विल गेट रिज्यूमेस एंड यू विल शॉर्टलिस्ट एंड विल कॉल फॉर द इंटरव्यू। लेकिन उनके इंटरव्यूज लेगा कौन, हमें ये देखना रहता है। तो उसके लिए वी नीड टू आइडेंटिफाई द कमिटी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होते हैं, और स्पेशली उस डिपार्टमेंट के सीनियर पीपल जिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करना है। सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको रिक्रूटमेंट करना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल मैनेजर या अकाउंटेंट होने चाहिए इंटरव्यू के टाइम पैनल में। इसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट करने हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होने चाहिए।
देन पोस्ट पोजीशन एंड इम्प्लीमेंट रिक्रूटमेंट प्लान। इस सिचुएशन में, इस स्टेप में हम इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। जब हमने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि किस पोजीशन के लिए है, तो हम उसको न्यूज़पेपर में ऐड देना, वेबसाइट पर ऐड देना, या आजकल तो सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है, फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म करोगे दैट वी हैव अ वैकेंसी। इट वुड बी लाइक अनाउंसमेंट कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है एंड यू शुड अप्लाई, वी आर बेस्ट पे मास्टर्स इन द इंडस्ट्री। तो इस तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करते हो जस्ट टू ड्रॉप देयर रिज्यूमेस। उसमें हम एक्सपेक्टेड सैलरी और कितना हम दे सकते हैं वो तो मेंशन नहीं करते, सामने वाला कितना एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी मेंशन नहीं कर सकते, बट वी स्टिल राइट कि हम बेस्ट पे मास्टर हैं और हमें इस क्वालिफिकेशन करे हुए कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। ये सारे इस स्टेप में काम किया जाता है। देन रिव्यू एप्लीकेशंस एंड डेवलप शॉर्टलिस्ट। अब इसमें हमने वेबसाइट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर हमारा पोस्ट वायरल कर दिया था। अब उसके बाद हमें कैंडिडेट्स ने अप्रोच करा है, हमें कैंडिडेट्स ने अपने अपने रिज्यूमेस भेजे। अब हम 1000 रिज्यूम आ गए फॉर द 20 पोस्ट, सो वी कांट कॉल टू एवरीवन। 1000 लोगों को तो नहीं बुला सकते रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू के लिए, तो हम उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, मेरिट बना ली। जैसे आपने प्रायोरिटी दी कि आपने एक्सेल पर, आपके एचआर असिस्टेंट ने एक्सेल पर पूरा डेटा फीड करके और एक लिस्ट बना ली कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं और क्या नाम है, देन एक्सपीरियंस, देयर क्वालिफिकेशन। इस स्टेप में हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर चुके थे कि वो हमारे यहाँ अप्लाई करें, और उसके लिए अब हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे। 1000 लोगों ने अप्लाई करा है तो हम 1000 लोगों को तो इंटरव्यू के लिए नहीं बुला सकते हैं, हमारे यहाँ वी हैव ओनली 20 वैकेंसीज। तो हम इसमें ये करेंगे कि हम एक्सेल पर इनका डेटा फीड करेंगे, फिल्टर करके उससे पता करेंगे कि कितने कैंडिडेट हैं जिनको 5 इयर्स या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, उन्हीं को हम एंटरटेन करेंगे। डिपेंड करता है कंपनी में कौन सी पोस्ट है, क्या कंपनी की कैपेबिलिटी है। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे उतनी ज़्यादा सैलरी की भी डिमांड करेंगे और वो पोस्ट भी उतनी ही सीनियर होनी चाहिए। सो इन दिस स्टेज वी विल डेवलप अ शॉर्ट लिस्ट, और उन्हीं शॉर्ट लिस्ट को हम फिर बुला सकें फॉर द रिटर्न इंटरव्यू और फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू। देन 7th स्टेप है दैट इज कंडक्ट इंटरव्यू। अब ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है पूरी सिलेक्शन प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट के अलावा सिलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ शुरू हो जाती है, और ये एक तरह से ऐसे स्टेप होती है या ऐसी स्टेज होती है जहाँ एम्प्लॉय या पोटेंशियल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, सभी चीज़ें इंटरव्यू के दौरान बताई जाती हैं और पूछी जाती हैं। मैं आने वाले दिनों में इंटरव्यू से रिलेटेड भी अलग से वीडियो बनाकर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। Then next is select hire. Then we have selected the final person कि he is a very good or she is a very good candidate, और हमने उसको हायर कर लिया। हमने एक सर्टन जो कमिटी बनी थी उन्होंने सर्वसम्मति से डिसीजन लिया दैट ही और शी इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, और अब हम उसको रिक्रूट करने की प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे आफ्टर द कंफर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड। Then the last stage would come, that is finalized recruitment. Upon completion of the recruitment process, the offer to select finalist is made. अब इस सिचुएशन में, इस स्टेप में हम एम्प्लॉयज़ को फाइनल कर देते हैं, हम उसको ऑफर लेटर दे देते हैं, एंड देन उसके बाद में अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं, जिससे उसका फाइनल रिक्रूटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस पर असर डालते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। In last class we discussed about recruitment, and in this class we are going to discuss about what are the various factors that affect on recruitment process of any organization.
Like there are process of recruitment in every organization, but there are factors, there are reasons because of that we need to change the process of recruitment. In a sense, हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो होती है, लेकिन वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी कैसी ये इस पर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, कंपनी का नेचर कैसा है, कंपनी साइज कितनी है, कंपनी बड़ी है छोटी है, वॉट एवर द रीजन्स आर, लेकिन उस कारण से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंजेस होते हैं. देर आर सर्टन 7 रीजन्स बिहाइंड दैट. इसमें सबसे पहला है लीगल कंसिडरेशंस. गवर्नमेंट की तरफ से भी रिक्रूटमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसको हम लीगल कंसिडरेशंस बोलते हैं. मतलब कंपनी इन लीगल रूल्स रेगुलेशन जो गवर्नमेंट द्वारा बनाए हुए होते हैं उससे बंधी हुई होती है और उसे के अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंजेस करने पड़ते हैं. जैसा एक गवर्नमेंट का रूल है कि 14 इयर्स या उससे छोटे बच्चे से आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, हैवी इंडस्ट्री में काम नहीं करा सकते, उसको जॉब पे नहीं रख सकते. तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को जो रूल जो बनाया है गवर्नमेंट ने वो हर ऑर्गेनाइजेशन को मानना पड़ेगा. तो एक ये फैक्टर होता है लीगल कंसिडरेशन जिस कारण से आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में चेंजेस हो सकते हैं. सेकंड है स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग. हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन जल्दी से हो जाएगा, इट इज़ नॉट लाइक दैट. डिपेंड करता है कि किसी कंपनी की डिसीजन प्रोसेस बहुत लेंदी होती है और किसी की बहुत शॉर्ट होती है. जैसे कि अगर आपकी कंपनी के ऑनर उस शहर में नहीं रहते हैं जहां आपकी कंपनी है तो डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो महीने में एक बार आपके टाउन में आते हैं, आपकी कंपनी में बैठते हैं एंड देन ही टेक्स अ डिसीजन, सो इट विल टेक अ टाइम. लेकिन अगर वो फॉरेन में रहते हैं, लाइक आपने लक्ष्मी मित्तल जी का नाम सुना होगा, इज़ वेल नोन स्टील किंग ऑफ द इंडिया. उनकी दुनिया के 13 देशों में इंडस्ट्रीज़ हैं. अब उन्हें जब भी डिसीज़न लेना हो तो ज़रूरी नहीं है, आजकल तो खैर डिजिटल युग है, वेबिनार और गूगल मीट वगैरह के थ्रू मीटिंग हो जाती है, बट स्टिल देयर आर सर्टन डिसीजन जो आमने सामने बैठ के फेस टू फेस ही हो सकते हैं ऑन द टेबल. तो ऐसी स्थिति में हमें जब डिसीज़न लेना हो तो उसमें टाइम लग सकता है बिकॉज ऑनर दूसरी जगह रहते हैं. नॉट ओनली द ऑनर, दिस ओनली यही रीज़न नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं. किसी किसी कंपनी की हायरार्की बहुत लंबी होती है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है, लेंदी होता है कि डिसीज़न लेने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि डिसीज़न ऊपर लिया जाता है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, तो उसमें टाइम लग जाता है. देन थर्ड फैक्टर है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, जो हमने सेकंड पॉइंट में भी डिस्कस करा था. ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का है. जैसे हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, देन पेरेंट्स होते हैं और फिर हम होते हैं. उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद में जोनल मैनेजर होते हैं, दैन रीजनल मैनेजर होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फिर ट्रेनीज होते हैं. तो अगर मान लीजिए जोनल मैनेजर को कुछ डिसीजन लेना है तो ठीक है, वो इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर से, तो वो डिसीजन जल्दी हो जाएगा. लेकिन अगर डिसीजन रिलेटेड विद द एरिया मैनेजर लेना है तो वहाँ इट विल टेक टाइम, क्योंकि एरिया मैनेजर अपनी उस रिक्वेस्ट को रीजनल मैनेजर के पास भेजेगा, फिर वो जोनल मैनेजर के पास भेजेगा, देन एमडी के पास में जाएगा. तो फिर इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है. देन नेक्स्ट इज एप्लीकेंट पूल. डिपेंड करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस बड़ी होगी, छोटी होगी, कैसी होगी, वो इस पर भी कि आपके पास में कितने एप्लीकेशंस आई हैं फॉर द रिक्रूटमेंट, कितने लोगों ने आपको अप्रोच करा दैट आई वांट अ जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोगों ने आपको अप्रोच करा, उस पर डिपेंड करता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसी होगी. इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ यूपी, बिहार, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ आपको कैंडिडेट्स भी ज़्यादा मिलेंगे. बट इफ़ सम प्लेसेस लाइक कुछ जगह हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर आपको कैंडिडेट्स मिलना मुश्किल रहता है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है, इतने लोग अप्लाई नहीं करेंगे. एंड द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी असर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर पड़ता है. जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो लेबर ज़्यादा लगेंगे, तो वहाँ अनस्किल्ड लोग भी आ जाते हैं लेबर कैटेगरी में बहुत से.
लेकिन अगर आपका बैंक है, सर्विस इंडस्ट्री है, सो देयर यू नीड ग्रेजुएट्स, यू नीड मास्टर्स डिग्री, हैव अ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो इट टेक्स टाइम टू रिक्रूट. देन प्रोविशनरी पीरियड, जनरली फाइनल रिक्रूटमेंट तब माना जाता है जब कोई एम्प्लॉय प्रोविजनरी पीरियड को कंप्लीट कर लेता है. यूजुअली हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोविजनरी पीरियड 6 महीने का होता है मैक्सिमम कंपनीज में, बट इट मे बी मोर देन दैट ऑल्सो, लाइक 1 साल भी होता है बहुत सी कंपनीज में, किसी में 8 महीने भी होता है. तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको वेट करना पड़ेगा, आपने उस एम्प्लॉय को रख तो लिया बट फाइनल रिक्रूटमेंट आप दोगे उसके प्रोविजनरी पीरियड के बाद. प्रोविजनरी पीरियड मतलब होता है कोई एम्प्लॉय आया, उसने रिटर्न एग्जाम दी, इंटरव्यू दिया, यू हैव फाइनलाइज्ड हिम, उसका हो गया अपॉइंटमेंट, लेकिन आप उसको बोलते हो कि विल सी योर परफॉर्मेंस, हम 6 महीने के लिए तुम्हारा परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद हम फाइनल करेंगे. तो ऐसी स्थिति में भी हम उसका फाइनल रिक्रूटमेंट तब तक नहीं मानते जब तक वो उस प्रोविजनरी पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर लेता है. देन लास्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया. सिलेक्शन क्राइटेरिया इन द सेंस आपकी कंपनी में जो सिलेक्शन के रूल्स रेगुलेशन बनाए वो कितने टिपिकल हैं, कितने टफ हैं. लाइक अगर आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए बनाया दैट वी वांट अ पीएचडी or else we want a MBA with a first division with a 90% above, तो वहाँ पर फिर आपके सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी टफ हो जाएगी और आप लोगों को एकदम से, क्योंकि ऑफ कोर्स इस तरह के लोग आपके पास कम ही कैंडिडेट मिलेंगे, उसमें भी आपको सेलेक्ट करना है. एंड अगर आपकी कंपनी का सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत लेंदी नहीं है या आपने बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाई है, तो ऐसे सिचुएशन में भी इजीली यू गेट कैंडिडेट्स और फिर वहाँ उन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो जाता है. लाइक यू आर आस्किंग फॉर अ सिंपल ग्रेजुएट्स फॉर अ सर्टन पोस्ट, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा माइंड नहीं लगाना पड़ेगा, इजीली यू विल गेट कैंडिडेट्स और उनका फिर फाइनल इंटरव्यू इजीली आप करा सकोगे. ओके तो एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, हमने जो फैक्टर्स देखे रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन प्रोसेस तो हम बाद में देखेंगे, अभी हमने फैक्टर्स देखे थे. इसमें लीगल कंसिडरेशन था, देन स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, आपकी कंपनी कितना जल्दी डिसीजन लेती है, आपके मैनेजर्स, देन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की कितनी लेंदी है, कितना टाइम लगता है डिसीजन को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर इम्प्लीमेंट करने में, देन एप्लीकेंट पूल, कितने कैंडिडेट्स आपके पास आए हैं, अगर आपके पास ज़्यादा कैंडिडेट आए हैं, वैकेंसी 10 है और 50 लोग आ गए, देन 5 में से 1 को लोगे, 5:1 का रेशो बनेगा. लेकिन अगर 10 ही वैकेंसी है और 5 ही लोग आए हैं, सो द सिचुएशन विल बी डिफरेंट. लाइक हेयर एक इंग्लिश में जो प्रोवर्ब है, बैगर्स आर नॉट द चूजर्स, तो वो सिचुएशन रहेगी. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन सी, आपकी नेचर क्या है बिजनेस का, आपकी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री है, क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है. प्रोविजनरी पीरियड मैंने आपको बताया था कि जो आपके ड्यूरेशन रहता है जिसके बाद में आपका कंफर्मेशन होता है. एंड इन लास्ट दैट वाज सिलेक्शन क्राइटेरिया, कितना टिपिकल है, ग्रेजुएट्स चाहिए, कितनी डिमांड्स हैं आपकी उस पोस्ट के लिए, उस पर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा. ओके सो दैट्स इट फॉर गाइस. नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो मैं आपको हर बार बताता हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. कि ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट हम करते हैं तो उसका सोर्स क्या होता है, कहाँ से आते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट. सो हेलो स्टूडेंट्स, last time we discussed about recruitment and the factors which affect the recruitment process. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट होता कैसे. जैसे अभी तक आप सुनते आए होंगे, देखते आए होंगे कि कंपनीज रिक्रूटमेंट करती हैं तो उसकी एक प्रोसेस रहती है, लेकिन कैंडिडेट आते कहाँ से हैं, कैसे कंपनी कैंडिडेट्स से कांटेक्ट करती है. तो उसके 2 सोर्सेज होते हैं सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में, एक है इंटरनल रिक्रूटमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इंटरनल सोर्स में होता है प्रमोशन, रिटायरमेंट्स, फॉर्मर एम्प्लॉयज़, ट्रांसफर्स, इंटरनल एडवर्टीजमेंट. इसमें हम सबसे पहले प्रमोशन पर डिस्कस करेंगे.
प्रमोशन होता क्या है? प्रमोशन एक तरह से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की टेक्निक होती है। अगर कोई एम्प्लॉय का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो हम उसको प्रमोट करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके 10 असिस्टेंट मैनेजर हैं तो उनमें से किसी एक को ही आप प्रमोट कर पाओगे, एक को ही मैनेजर बना पाओगे। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इन 10 असिस्टेंट मैनेजर के एक बॉस हैं मैनेजर, वो किसी रीज़न से जॉब छोड़ के चले गए, अब वहाँ वैकेंसी हो गई है। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो आप उन्हीं में से किसी को प्रमोट कर दो जिससे वो मोटिवेट भी होंगे, या फिर आप ये करो कि दूसरी जगह से किसी पर्सन को हायर करके लाओ। डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसीज़ के ऊपर। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं प्रमोशन के लिए। तो प्रमोशन में एक तरह से प्रमोशन अपने आप में एक मोटिवेशनल टेक्निक भी होती है और एक एम्प्लॉय के लिए रिवॉर्ड होता है कि जितने एम्प्लॉयज़ थे उसमें से उसको ही प्रमोट किया गया, उसको प्रमोशन दिया गया, और ये एम्प्लॉय और अच्छा परफॉर्म करता है आगे, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे प्रमोशन दिया गया। एंड ऑफ कोर्स प्रमोशन में एम्प्लॉय की सैलरी भी इंक्रीज़ की जाती है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा आती हैं, ऑथोरिटी भी ज़्यादा आती है, एंड ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा आती है। देन सेकंड इंटरनल सोर्स का प्रोसेस होता है या ऑप्शन होता है, दैट इज़ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट मतलब एक एम्प्लॉय को एक एज के बाद में हम रिटायर कर देते हैं। अब मान लीजिए जैसे इसमें बताया, द रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ में बी गिवन द एक्सटेंशन। मतलब अभी अपनी कंपनी में एक रिटायरमेंट के लिए पॉलिसी है कि 60 ईयर्स से ज़्यादा एज का एम्प्लॉय अगर हो जाता है तो हम उसको जॉब में कंटिन्यू नहीं करते, हम उसको सर्विसेज ऑफ कर देते हैं या फिर उसको रिटायर्ड कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए हमें ज़रूरत है और उसका ऑप्शन, उसका सब्सिट्यूट हमें अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तब हम क्या करेंगे? हम मार्केट में नया कैंडिडेट ढूंढें। उसके बेटर होता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, ही इज़ टोटली फिट, 60 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद भी ही इज़ टोटली फिट और वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो हम यही सोचते हैं कि ठीक है, हम नया सर्च आउट करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे, वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट होता है नहीं होता है, कितने समय तक रिटेन करेगा। इट्स बेटर कि जो पुराना एम्प्लॉय है जो 60 प्लस हो गया है उसी को हम कंटिन्यू कर लें। एंड इफ़ ही इज़ फिजिकली फिट, वो काम कर सकता है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, सो वाई टू रिटायर्ड हिम फोर्सफुली। सेकेंड के बाद में थर्ड पॉइंट है, दैट इज फॉर्मर एम्प्लॉयज़। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था एंड बिकॉज ऑफ सम रीजंस ही लेफ्ट द जॉब। जैसे उसको कहीं और अच्छे जॉब ऑफर मिल गया था, अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, ही क्विट फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन। या ये भी हो सकता है कि वो किसी और रीज़न से ट्रांसफ़र हो गया था, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया था, माइट बी बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल प्रॉब्लम ही लेफ्ट द जॉब। तो हम उसको अब दोबारा बुलाना चाहते हैं क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था एंड ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम बैक। मान लीजिए किसी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण उसने बीच में ब्रेक लिया था 6 महीने, अब अगेन ही वॉन्ट्स टू कम, दोबारा आना चाहता है। तो और ही वॉज वेरी गुड एम्प्लॉई, उसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, तो फिर हम उसको ज़्यादा सैलरी पर, ज़्यादा इंसेंटिव देकर भी वापस बुला लेते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पे कंपनी में शिफ्ट कर देना। जैसे समवन इज़ वर्किंग इन इंदौर, अब उसका ट्रांसफ़र हो गया तो वो हो गया जबलपुर में, तो वो जबलपुर शिफ्ट हो जाएगा अपनी फैमिली के साथ। तो जिस तरीके से मान लीजिए जबलपुर में हमारी वैकेंसी निकली थी, तो वहाँ पर हमने उस एम्प्लॉय को रिक्रूट कर दिया, वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब जनरली ट्रांसफ़र में कंपनी को एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था प्रमोशन, प्रमोशन में एक्स्ट्रा पे मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ऑथोरिटी बढ़ती है, लेकिन ट्रांसफ़र में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफ़र में सिर्फ आपको सेम डेजिग्नेशन, सेम सैलरी पर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। देन इंटरनल एडवर्टीजमेंट, ये भी एक तरीका होता है इंटरनल सोर्स का। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होता है वो मान लीजिए कि अगर कुछ इंटरेस्टेड है जॉब में, एज दे आर वर्किंग इन अ कंपनी सिंस लॉन्ग टाइम, दे नो अबाउट द स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वैकेंट जॉब। मान लीजिए कि हमारी कंपनी में एक पर्टिकुलर पोस्ट की वैकेंसी निकली है, पर्टिकुलर पोस्ट खाली हो गई है, और हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पता चला कि यहाँ पर वैकेंसी है, ऑलरेडी
people who are working in our organization, they are already employed in our organization. उनको लगता है कि हाँ हमें भी यहाँ इस कंपनी में हमारी जॉब है और हम प्रमोट होना चाहते हैं, या वहाँ वैकेंसी निकली है, मान लीजिए जैसे इंदौर से भोपाल जाना चाहते हैं, वहाँ वैकेंसी निकली है, तो वो एडवर्टिजमेंट के थ्रू एम्प्लॉय वहाँ पर ट्रांसफ़र ले सकता है या वहाँ पर रिक्रूट हो सकता है। तो ये इंटरनल सोर्स मतलब क्या हो रहा है कि आपको बाहर से किसी को नहीं ला रहे हो, कंपनी के अंदर से ही आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर रहे हो, चाहे ट्रांसफ़र हो, चाहे प्रमोशन हो, या इंटरनल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं अगर आप इंटरनल सोर्स के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हो? तो इसके ऑफकोर्स बहुत बेनिफिट होते हैं एंड साथ में नुकसान भी होते हैं। विल डिस्कस इट लेटर, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ गॉट मोटिवेटेड। अभी जो एम्प्लॉय है अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हो, सो ऑफकोर्स ही विल बी मोटिवेटेड। बजाय इसके कि आप पैराशूट एंट्री करा दो, किसी बाहर के सीनियर को लाके आपने बैठा दिया कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ही विल बी योर बॉस, तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं जो बहुत अच्छा सा परफॉर्म करते आ रहे थे अभी तक, वो डीमोटिवेट होंगे। उनको लगेगा कि यार इस कंपनी में तो कोई फ्यूचर ही नहीं, हम भी किसी और कंपनी में चलें, जैसे ये आया और इसको बॉस बना दिया। सेकेंड, कॉस्ट इज सेव्ड एज देर इज़ नो नीड टू गिव एडवर्टिजमेंट अबाउट द वैकेंसी। आपको पता होगा अगर आप जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें एडवर्टिजमेंट देते हो फॉर द वैकेंसी, आपने देखा होगा पेपर में आता है वॉक इन इंटरव्यू या कैंपस ड्राइव, तो इस तरह से कंपनीज इनवाइट करती है लोगों को। तो उस पेपर में छोटे से ऐड को देने में भी 5,000, 10,000 और 20,000 रुपये खर्च होते हैं। तो उसके बाद कैंडिडेट्स आपके वहाँ अप्लाई करते हैं, तो आपको इसमें ये करना ही नहीं पड़ता क्योंकि आपकी कंपनी के अंदर के ही लोग हैं, उन्हीं के थ्रू रिक्रूटमेंट हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इट बिल्ड्स लॉयल्टी अमंग एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ को लगता है कि यार हमें कंपनी में मोटिवेट किया जा रहा है और हमें आज नहीं तो कल प्रमोशन ज़रूर मिलेगा। वो एक कोई फेमस एडवर्टिजमेंट है कि मेरा भी नंबर आएगा, तो वही सिचुएशन है कि मेरा नंबर कब आएगा, तो उसको ये लगता है कि हाँ अभी नहीं तो कभी ना कभी मेरा भी प्रमोशन का नंबर आएगा, क्योंकि कंपनी इंटरनल सोर्स के थ्रू प्रमोशन को प्रमोट करती है। फोर्थ पॉइंट, ट्रेनिंग कॉस्ट। ट्रेनिंग कॉस्ट बचती है आपकी, क्योंकि जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें ही आप जब प्रमोट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसके थ्रू आप अपनी सीट्स फिल कर रहे हो, वैकेंसी फिल कर रहे हो, तो वहाँ पर हमें नए सिरे से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती एम्प्लॉयज़ को। देन इट इज़ रिलायबल एंड ईजी प्रोसेस। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट ड्राइव में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो आप एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू करते हो, बाहर से लोगों को लाते हो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पेपर में ऐड देना, दान लोग अप्लाई करेंगे, फिर हज़ारों एप्लीकेशन आ रही है, फिर सॉर्टिंग करना उसमें से, एंड देन कुछ को इंटरव्यू के लिए बुलाना, दैन उनमें से फाइनल करना, और फिर वह राइट कैंडिडेट आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। सो इट्स बेटर कि पुराने एम्प्लॉयज़ को अगर कंपनी रख लेती है, चाहे वो रिटायर्ड रहा हो या ट्रांसफ़र केस हो या प्रमोशन हो, सो इट इज़ ऑलवेज मच बेटर देन एक्सटर्नल सोर्सेस। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अभी मैंने आपको बताया था इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सोर्स, मतलब कंपनी के बाहर से हम जो लोगों को लाते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओके, दैट्स इट स्टूडेंट्स। दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। कल हमने जो टॉपिक डिस्कस करा था वो था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि जब रिक्रूटमेंट होता है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो वो कहाँ से किया जाता है, उसके क्या सोर्स होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आपको कैंडिडेट्स को लाना पड़ेगा। तो इंटरनल सोर्सेज में तो आपने कंपनी के अंदर से ही लोगों को लेकर आए थे, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में आपको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है वो सर्च आउट करने पड़ते हैं। इसके बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट है प्रेस एडवर्टीजमेंट। प्रेस एडवर्टीजमेंट जो है, इसमें आपको बहुत वाइड चॉइस मिलती है, क्योंकि आप जब न्यूज़पेपर में रिक्रूटमेंट या वॉक इन करके जो हेडिंग आती है, जनरली वही प्रोसेस रहती है प्रेस एडवर्टीजमेंट में। तो उसमें तो आप जनरली लोगों को इनवाइट करते हो दैट वी हैव अ वैकेंसी, आप लोग आइए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करिए। जनरली आपने देखा होगा जो न्यूज़पेपर होते हैं उसमें सेकंड
या थर्ड पेज पर वॉक इन करके एक बॉक्स बना रहता है, उसके नीचे कंपनी की डिटेल होती है दैट ऑन विच पोस्ट दे वांट टू रिक्रूट, एंड उसमें क्या सैलरी देंगे, दैन क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें जॉब स्पेसिफिकेशन मेंशन किया जाता है और उसके थ्रू रिक्रूटमेंट के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है। तो ये प्रेस एडवर्टाइजमेंट होता है, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत जगह पे हर घर में जाता है तकरीबन, तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और इट इज़ फॉर पब्लिक, मतलब एक तरह से पब्लिक हो जाता है वो, जिसके थ्रू लोग अपनी आपके यहाँ वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कैंपस इंटरव्यूज़। आप लोग भी सभी या तो 11th-12th के स्टूडेंट्स जो हैं या ग्रेजुएशन हैं या एमबीए मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, आपके भी कॉलेजेस में कैंपस ड्राइव होता होगा, कैंपस इंटरव्यूज़ होते होंगे जिसमें कंपनी सर्च आउट करती है कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जहां अच्छा कैंडिडेट मिल सकता है हमें, और वहां जाकर फिर वो रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं, कैंपस ड्राइव करते हैं, मतलब कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर उनका इंटरव्यू किया जाता है और उसके थ्रू हम लोगों का रिक्रूटमेंट करते हैं। ये इकोनॉमिकल भी होता है क्योंकि पेपर में आप देते हैं तब 8,000, 10,000, 5,000 भी लग सकता है, और इस प्रोसेस के थ्रू थोड़ा सा कम खर्चा होता है क्योंकि आप स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो आपके पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं। थर्ड एक्सटर्नल सोर्स में है दैट इज प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज को हम जनरली कंसल्टेंट भी बोलते हैं। तो इन कंसल्टेंट से हम कांटेक्ट करते हैं और हम उनसे उनको फिर बोलते हैं कि अगर हमारे यहाँ पर ये वैकेंसीज़ हैं और आपके पास में क्या इस तरह के कैंडिडेट्स हैं। उनके पास में कंसल्टेंट कौन होते हैं, एक तरह से मीडिएटर होते हैं। किसके बीच में मीडिएटर होते हैं? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉय मतलब पोटेंशियल एम्प्लॉय, जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब सर्च आउट कर रहे हैं, और एम्प्लॉयर इन द सेंस कंपनी के मालिक, कंपनी का ओनर। और इनके बीच में मीडिएटर का काम करते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज, जिसको हम कंसल्टेंट भी बोलते हैं। और ये प्लेसमेंट एजेंसीज के पास में ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफाइल भी होते हैं और पोटेंशियल कैंडिडेट के प्रोफाइल भी होते हैं, और एक तरह से उसके मैच करते हैं, आपस में मैच मिक्स करते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, और फिर वो एम्प्लॉय को इन्फॉर्म करते हैं, एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करते हैं, और उनके बीच में इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं, और जिसके थ्रू फाइनल प्लेसमेंट होता है। एंड ऑफ कोर्स उसके लिए कंपनी को और कई बार कैंडिडेट को भी कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है एज अ फीस। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पीपल रजिस्टर themselves with government employment exchanges with their personal details। जनरली और जो कंपनीज होती हैं वो आपस में एक्सचेंज प्रोसेस रखती हैं। जैसे इंडिया में कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको यहाँ का एनवायरनमेंट समझना है, यहाँ का मार्केट समझना है, तो वो इंडिया आना चाहते हैं। या मान लीजिए भोपाल जबलपुर का एग्जांपल देखें तो एक कंपनी भोपाल में, एक जबलपुर में। दोनों कंपनीज एज सच कॉम्पिटिटर नहीं है एरिया वाइज, स्टेट एक ही है लेकिन उनके एरियाज बहुत लिमिटेड हैं। एंड भोपाल की कंपनी चाहती है कि मुझे जबलपुर वाली कंपनी से कुछ नया सीखना है, सेम ऐसी सोच जबलपुर वाली कंपनी भी रखती है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों कंपनीज अपने अपने एम्प्लॉयज़ का एक्सचेंज करती है, मतलब 6 महीने या 1 साल के लिए हमारा एम्प्लॉय वहाँ रहेगा और उनका एम्प्लॉय यहाँ रहेगा। तो वो यहाँ के एनवायरनमेंट में जो सीखेगा कल को वो जाके अपनी कंपनी में शेयर करेगा। तो जनरली ये भी एक प्रोसेस होती है, इसके थ्रू भी इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, और ये भी एक्सटर्नल सोर्स का सोर्स है। Then walk-in interviews. These interviews are declared by companies. एक स्पेसिफिक डे बता दिया जाता है, टाइम डेट बता दिया जाता है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। हर कंपनी के पास में एक डेटा बैंक होता है। डेटा बैंक मतलब होता है कि कंपनी के पास में जो लोग जॉब ढूंढने गए थे लेकिन उस टाइम वैकेंसी नहीं थी, अब उस टाइम नहीं थी लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही नहीं रहेगी। तो जब फ्यूचर में कंपनी के पास में वैकेंसी निकलती है तो जितने अभी तक के रिज्यूमे इकट्ठे हुए थे डेटा बैंक में, उसमें सॉर्टिंग करते हैं और हम देखते हैं कि जब भी रिसेंटली किस किस ने अप्लाई करा है और इनमें से कौन सा मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है। तो ऐसे 50 एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बना के और उनको फिर हम इन्फॉर्म करते हैं और इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। देन ई रिक्रूटमेंट, दिस इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। आपने सुना होगा jobseekers.com है, monster.com है, jobs.com, naukri.com।
इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मीडिएटर का काम करती हैं। मतलब आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर दो और कंपनी उसको सर्च करती रहती, कंपनी के एचआर मैनेजर्स उसको सर्च करते रहते हैं और उन्हें अगर लगता है सुटेबल कैंडिडेट है तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। इसी तरह से एक एम्प्लॉय भी अपना जब रिज्यूमे अपलोड करता है तो उसके सामने भी ऑप्शंस आते हैं कंपनीज के, ही हिमसेल्फ में ऑल्सो अप्लाई, मतलब वो अपनी तरफ से भी अप्रोच कर सकता है। देन कॉम्पिटिटर्स, ये भी बहुत एक्सटर्नल सोर्स का एक बड़ा ज़रिया होता है। हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में और हमें लग रहा है कि उस कॉम्पिटिटर मतलब जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो भी बनाता है, तो मार्केट में सेम प्रोडक्ट है तो उस नाते हमारी कंपटीशन रहती है आपस में। अब ऐसी स्थिति में जब हमारा कॉम्पिटिटर है, उसका एम्प्लॉय है, उसको वो इतना पे नहीं कर रहे हैं, भले ही वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हो, सेल्स का हो, प्रोडक्शन का हो, इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल और उस कारण से वो कंपनी हमसे बेटर है, तो हम उसके कुछ एम्प्लॉयज़ को तोड़ के भी ला सकते हैं। कैसे? हम उनको, मान लीजिए ही इज़ गेटिंग 50,000 एट प्रेजेंट, हम उसको 60 या 70,000 को ऑफर दे देते हैं, तो वो ज़्यादा सैलरी पर हमारे यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से हमारी कंपनी तो मजबूत होगी ही और हमारा जो कॉम्पिटिटर है जो हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो मार्केट में कमज़ोर भी होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उसका ह्यूमन रिसोर्स तोड़ कर ले आए हैं यहाँ पर। अब हमने कल जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट देखा था उसके बेनिफिट्स भी देखे थे। अब इसी के एक्सटर्नल सोर्स के भी हम बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो है न्यू टैलेंट्स गेट द अपॉर्चुनिटी। देखिए, एक फ्रेश ब्लड आता है अगर आप बाहर से किसी को लेकर आते हैं दूसरी कंपनी से, या फिर आप कैंपस इंटरव्यू के थ्रू एक फ्रेशर आता है या एक नया ब्लड आता है, नया फ्रेश पर्सन आता है, तो वो नए आइडियाज़, नए कंसेप्ट, अपनी एक नई कंसेप्ट के साथ में आता है और उसका बेनिफिट हमारी कंपनी को भी मिलता है। जो कि सेम वही एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हीं को प्रमोट कर दिया, उन्हीं को ट्रांसफ़र कर दिया, उन्हीं को डिमोट कर दिया, उसके थ्रू अगर इंटरनल सोर्स से ही रिक्रूटमेंट होता रहा तो नए आइडियाज़ शायद कंपनी में उतने नहीं आ पाएंगे जितना हम बाहर के टैलेंटेड लोगों को लाते हैं तो वो आते हैं। The best selection is possible as you large number of candidates apply for the job. अगर आप एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंडेंट हो तो बहुत कैंडिडेट्स मिल सकते हैं, इंटरनल सोर्स में तो बहुत लिमिट होती है कि इतने ही कैंडिडेट मिल पाएंगे, क्योंकि कंपनी में कितने लोग होंगे, 500 होंगे, 800 होंगे, 1000 होंगे। लेकिन जब आप एक्सटर्नल सोर्स की तरफ जाते हो, सो यू हैव अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, न्यूज़पेपर, कैंपस इंटरव्यू, मीन्स यू डोंट हैव अ लिमिट इन दैट, क्योंकि हम तो किसी को भी कैंडिडेट को भी इंटरव्यू कर सकते हैं वहाँ पर। Third, in case of unavailability of suitable candidates within the organization, it is better to select them from outside sources. और अनअवेबिलिटी देखा जाए तो अगर हमारे कैंडिडेट सुटेबल नहीं है, जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनको प्रमोशन देते हैं तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो हम ऐसी कंडीशन में भी प्रेफर करेंगे कि हम बाहर के कैंडिडेट को ले आएँ, क्योंकि जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है हमारे पास वैसा कैंडिडेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी को रखेंगे तो वो कंपनी को लॉस होगा, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम बाहर से भी कैंडिडेट को रिक्रूट करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज सिलेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे। सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था रिक्रूटमेंट क्या होता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है। आप सिलेक्ट वर्ड तो पहले सुनते आए हैं। अब व्हेन यू हैव अ चॉइस, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उसमें से आप सबको तो नहीं रख सकते, आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया ज़रूर है, लेकिन उसमें से आपको कुछ लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है। ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना रहता है जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड, देयर एक्सपीरियंस, देयर डिमांडिंग सैलरी। ये सारे इश्यूज होते हैं जिसके हिसाब से आप फाइनल करते हो कि आप किसको सिलेक्ट कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स एम्प्लॉय कितनी सैलरी डिमांड कर रहा है वो भी आपको देखना होता है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन में सिर्फ आप ही सिलेक्ट कर ले तो ऐसा नहीं होता है। कैंडिडेट्स भी फाइनलाइज तब करते हैं जब उनके सामने सैलरी एंड टर्म्स कंडीशन रखी जाती है। सो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ पिकिंग और चूजिंग द राइट कैंडिडेट हु इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ वैकेंट जॉब पोजिशन। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड आया है मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। दैट मीन्स हम ये देखकर नहीं रखते हैं कि कैंडिडेट बहुत अच्छा है, हम ये देखकर एक कैंडिडेट को रखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कैंडिडेट फिट बैठता है।
भले ही उसने पीएचडी करा हो या वो टॉपर रहा हो एमबीए में, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा कैंडिडेट बेस्ट सूट करेगा उस जॉब के लिए, उसको हम रखते हैं। अदर वर्ड्स में देखें तो सिलेक्शन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज अ प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स एंड इवेल्युएटिंग देयर क्वालिटीज which are required for a specific job। उसने MBA in finance करा है and we want MBA in marketing, तो हम उस कैंडिडेट को सिलेक्ट तो करेंगे नहीं जिसका अदर देन मार्केटिंग है, क्योंकि हमें तो मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसी फिल करनी है, तो हम उसी कैंडिडेट को रखेंगे जो हमारी क्वालिफिकेशन में, हमें जितना एक्सपीरियंसड चाहिए, हमें जितना उसका बैकग्राउंड जिस तरह का चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, हम उसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। Then the selection of a right applicant for a vacant position will be an asset to the organization, क्योंकि एक बार आप जब एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके ले आते हो, then it is a very long process। उसका इंडक्शन कराना होता है, उसकी ट्रेनिंग करानी होती है, then it takes time to fit इन ऑर्गेनाइजेशन। उसको भी हमारे यहाँ के एनवायरनमेंट में फिट होने में टाइम लगता है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और फिर उसके बाद में ही जाकर वो परफॉर्म करना शुरू करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम होता है, उसको फुलफिल कर पाता है। सो अगर हम देखें तो डिफरेंट ऑथर्स डिफरेंट सिलेक्शन इन डिफरेंट वेज। कुछ हम डेफिनेशंस ले रहे हैं। एम्प्लॉय सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ राइट एप्लीकेंट ऑन अ राइट जॉब। मतलब जैसे मार्केटिंग का पर्सन है तो उसको मार्केटिंग के जॉब में ही रखेंगे। फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ आया है तो उसको अकाउंटेंट या फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट में रखेंगे। एक डेफिनेशन और ले लेता हूँ। सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड हायरिंग द एप्लीकेंट्स फॉर फिलिंग द वैकेंसीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सिलेक्शन एक इस तरह की प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन लोगों को हम हायर करते हैं उस वैकेंट पोस्ट को फिल करने के लिए। एंड वन मोर थिंग, रिक्रूटमेंट जो हमने डिस्कस करा था पिछली क्लासेस में, तो रिक्रूटमेंट जो होता है वो पॉजिटिव प्रोसेस बोली जाती है और सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस बोली जाती है। रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें हम सबको इनवाइट करते हैं और हम सभी को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। वी कॉल फॉर द इंटरव्यूज, हम सभी को मोटिवेट करते हैं कि आप अप्लाई करें। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस नेगेटिव प्रोसेस इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें हम सबको नहीं रखते हैं। अगर हमारे पास में 10 पोस्ट की वैकेंसी है तो हम 10 को ही रखेंगे। भले ही इंटरव्यूज़ के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव में 1000 लोग आए थे, हम सबको तो नहीं रख सकते, उनमें से कुछ को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स हैं और कितने एलिजिबल हैं पोस्ट के लिए, कितने डिजर्व करते हैं। इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस को नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है क्योंकि 1000 में से हमें सिर्फ 10 लोगों को रखना है। Then what are the importance of selection? Selection is an important process because hiring good resources can help in increase the overall performance of the organization। आपने अगर सही लोगों का चयन करा है, सिलेक्शन करा है, तो उन कैंडिडेट्स को आप काम पे लगा देते हैं, आप रिक्रूट कर देते हैं उनको, और वो फिर कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाते हैं मोस्टली, और फिर उनको आप रिटेन करते रहते हो। लेकिन अगर आपने गलत लोगों को ही सिलेक्ट कर लिया है, राइट कैंडिडेट नहीं है, तो फिर सिलेक्शन के बाद में उनका ट्रेनिंग देने के बाद भी वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एंड देन वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस पुअर होने के कारण ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी गिरेगा। देन दे विल बी डिससेटिस्फाइड। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आप उनका इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो भी डिससेटिस्फाइड होंगे और ओवरऑल कंपनी में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट विल बी क्रिएटेड। तो ऐसा सिचुएशन ना हो उसके पहले ही हम कोशिश करते हैं कि राइट कैंडिडेट को ही हम सिलेक्ट करें जिससे कि लॉन्ग टर्म में वो हमें बेनिफिट दे सकें। There are advantages of selection as well. Like first is it is cost effective and reduces a lot of time and effort। मतलब ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए जो खर्चीला ना हो, जिसमें कॉस्ट कम से कम आए, जो टाइम कम से कम ले, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा हमारे एचआर मैनेजर्स को एफर्ट्स नहीं लगानी पड़े। देखिए, अगर हम बढ़िया होटल में जाकर इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, कैंडिडेट्स को दूर दूर से बुला रहे हैं, उनका आने जाने का ट्रैवलिंग अलाउंस भी दे रहे हैं, बहुत सी कंपनीज देती हैं, तो वो बहुत खर्चीला हो जाएगा। इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर अस। एंड ऑर्गेनाइजेशन अगर मिडिल लेवल की है, छोटी या स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ तो ये खर्चा हम बेयर नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो कॉस्ट इफेक्टिव। एग्ज़ाम में आपको आता है लाइक व्हाट
इज़ द बेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस, तो उसमें ये एडवांटेजेस भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो. सेकेंड इज़ इट हेल्प्स अवॉइड एनी बाइजिंग वाइल रिक्रूटिंग द राइट कैंडिडेट. हमें ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस लेकर आना चाहिए जिसमें किसी भी तरह का बाइजनेस ना हो. ये ना हो कि हमारा कोई कज़न है या हमारा भतीजा है, भांजा है, जिसको हम इंग्लिश में नेपोटिज्म बोलते हैं, भतीजावाद, वो नहीं होना चाहिए. अगर हम अपनी पहचान वालों को रख लेंगे, भले ही वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हों, या रिकमेंड के थ्रू कर लेंगे, किसी नेता का, विधायक का फ़ोन आ गया कि भाई मेरा बेटा है, भतीजा है, उसको रख लो, उसको सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, देन वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, देन जो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन दोनों में आपस में इश्यूज़ होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे. तो वो नहीं होना चाहिए. बायस फ्री सिलेक्शन होना चाहिए. Third point, it helps eliminate the candidates who are lacking in knowledge, ability and proficiency. हमें ऐसे लोग, ऐसा फिल्टर वाला सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए जिसमें हम उन लोगों को फिल्टर करते जाएं, एलिमिनेट करते जाएं जिनमें नॉलेज नहीं है किसी फील्ड का, या हम जिस फील्ड में काम कराने वाले हैं वो कैपेबल नहीं है, प्रोफिशेंसी नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, एक्सपीरियंस उस फील्ड में नहीं है. तो ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए जिसमें हम इन सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकें और राइट कैंडिडेट को ही फिल्टर करके आगे ला सकें. Fourth point, it provides a guidance to evaluate the candidates further through strict verification and reference checking. Generally सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा ही होता है जिसमें हम कैंडिडेट्स को 360 डिग्री में एनालिसिस कर सकें, मतलब हर तरीके से एनालिसिस करें. जनरली कंपनीज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है कि एक्चुअली उसके डेटा फेक तो नहीं है, डॉक्यूमेंट डिग्रीज वगैरह फेक तो नहीं है. देन हम ये भी देखते हैं कि उसमें एबिलिटी है कि नहीं. उसके अलावा उसके रेफरेंस चेकिंग होते हैं. जब आप रिज्यूमे बनाते हैं तो रिज्यूम में सबसे नीचे आप मेंशन करते हैं रेफरेंसेस. रेफरेंसेस में किन लोगों का नाम आप लिखते हैं, तो उसमें उन आपके प्रोफेसर्स, आपके टीचर्स, आपके ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी मार्केट में वेल नोन पीपल हैं, जो आपको जानते हैं, आपकी एबिलिटी को जानते हैं, जो बिल्कुल अनबाइज्ड होकर आपके बारे में लोगों को बताते हैं. ठीक है. तो कंपनीज जनरली रेफरेंस चेक भी करते हैं, क्रॉस चेक. वो आप जो प्रोफेसर्स के नंबर वगैरह देते हैं, एड्रेस देते हैं, तो वो उनसे कांटेक्ट करके भी आपके बारे में पूछते हैं. इवन बहुत सी कंपनीज तो आपकी अभी की जो जॉब है उसके बॉस को भी फ़ोन लगा के पूछ लेते हैं कि भाई इन्होंने, मिस्टर शर्मा ने हमारे यहाँ अप्लाई करा, हाउ ही इज़. तो हो सकता है आपके बॉस आपके बारे में ऑनेस्ट राय भी उन्हें बताते हैं. Then last point, it helps in comparing the different candidates in terms of their capabilities, knowledge, skills, experience, work attitudes, etc. और फिर जितने कैंडिडेट्स होते हैं, मान लीजिए कि 50 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से आपको 10 को रखना है, तो उन 50 का एक्सेल में आप एंट्री कर देते हो, उनमें कितना नॉलेज है, कैपेबिलिटीज़ है, स्किल, एक्सपीरियंस है, और फिर इस बेस पर आप पूरे 50 कैंडिडेट्स को कंपेयर करते हो, और तभी आप एक राइट सिलेक्शन प्रोसेस को के थ्रू लोगों को ला सकते हो. अब नेक्स्ट क्लास में हम सिलेक्शन प्रोसेस एंड स्टेप्स डिस्कस करेंगे. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. So hello students, in last class we discussed about selection process होती क्या है. आज हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स क्या होती हैं. देखिए, वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स अलग अलग ही होती हैं, पर जनरली जो मैक्सिमम कंपनीज फॉलो करती हैं स्टेप्स, वो हम आज डिस्कस करेंगे. और ये बहुत ही शॉर्ट में स्टेप्स बताई हुई हैं, और इसमें सिर्फ 4 स्टेप्स होती हैं: इंटरव्यू, रेफरेंस चेकिंग, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल सिलेक्शन. जनरली बहुत सी कंपनीज में इंटरव्यू के पहले रिटन एग्ज़ाम्स भी होती है, कहीं कहीं पर उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन या रोल प्ले भी होता है, लेकिन तकरीबन मैक्सिमम कंपनीज़ में यही स्टेप्स फॉलो की जाती है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले इंटरव्यू होता है. इंटरव्यूज़ तो आप सब जानते ही हैं, 1-to-1 सेशन रहता है जिसमें जनरली पैनल रहता है, कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, एचआर मैनेजर्स, रिलेवेंट डिपार्टमेंट के हेड, एमडीज़, ये सारे सीनियर लोग होते हैं जो कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं. और उसमें जनरली उसमें इनर क्वालिटीज़ क्या हैं,
उसमें डिसीजन मेकिंग पावर है कि नहीं, उसका बैकग्राउंड, उसने अभी तक क्या काम करा है उसके बारे में नॉलेज लिया जाता है। एंड मैनी थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन इंटरव्यूज, लाइक उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एंड व्हाट वाज हिज रोल इन प्रीवियस जॉब, और व्हाई ही वांट्स टू लिव दैट जॉब, देन वो ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों ज्वाइन करना चाहता है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस उससे पूछे जाते हैं। सेकंड होता है स्टेप चेकिंग रेफरेंसेस। देन जब इंटरव्यू हो जाता है, कैंडिडेट चला जाता है, तब उसको बोल दिया जाता है कि विल गिव यू कॉल, एंड देन उसके रेफरेंस चेक किए जाते हैं। रेफरेंसेस मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो इंटरव्यूअर होता है वो जनरली अपने प्रोफेसर्स या प्रीवियस जॉब के बॉस का फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब मेंशन करता है। और बहुत से कैंडिडेट जनरली उनके प्रोफेसर्स, टीचर्स या उनके ऐसे वेल नोन पर्सन जो उस लोकल एरिया में लोग जिनको जानते हो, जिनकी अच्छी इमेज हो, कि जैसे जनप्रतिनिधि हो गए, लोकल एमएलएज हो गए, या फिर कोई अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला पर्सन हो गया, किसी और कॉलेज के डायरेक्टर प्रिंसिपल हो गए, उनके रेफरेंस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है, जिससे कंपनी का ऑनर उनसे कांटेक्ट करके एक इंटरव्यूअर के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड पता कर सकता है, दैट हाउ ही इज़, उसका कैरेक्टर से रिलेटेड, उसका एटीट्यूड से रिलेटेड, उसका बिहेवियर इंडिविजुअल लेवल पर क्या कैसा है वो, उसकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, सबके बारे में वो जानकारी ले सकता है। देन थर्ड स्टेप होती है इसकी, दैट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन। वंस एम्प्लॉय हैज़ बिन फाइनलाइज्ड कि अब हम इसको रख ही रहे हैं, तब उसका मेंटल फिटनेस है कि नहीं, फिजिकली फिट है कि नहीं, उसको कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, उस सब का एनालिसिस किया जाता है। जनरली डॉक्टर्स होते हैं इस चीज़ के लिए कंपनीज में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, और उनके थ्रू एक कैंडिडेट का या पोटेंशियल एम्प्लॉय का मेडिकल एग्ज़ाम कराया जाता है, लाइक रनिंग करा के देख लेते हैं उसको कि इज़ ही एबल टू रन प्रॉपरली, कुछ उसको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, शुगर बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है। दैट डजेंट मीन कि अगर ये बीमारियां निकल आई तो उसको नहीं रखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बट जस्ट टू बी इन अ सेफर साइड उसके ये चेक्स किया जाता है, जिससे कि हमारे रिकॉर्ड में होना चाहिए कि किसी एम्प्लॉय को कोई बीमारी है क्या। देन लाइक मार्केटिंग जॉब में है तो फिर वो मेंटल फिजिकल फिट होना ज़रूरी है, बिकॉज मूवेबल जॉब रहेगा। तो ये सारे इश्यूज होते हैं जो मेडिकल एग्जाम में किए जाते हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फाइनल एंड द फोर्थ स्टेज। फाइनल सिलेक्शन में इज द फाइनल प्रोसेस विच प्रूव्स that the applicant has qualified in all the rounds of the selection process, और उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है और इसमें उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो ये चारों स्टेप्स थी जो सिलेक्शन प्रोसेस में जनरली एक कंपनी या मैक्सिमम कंपनीज फॉलो करती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट। सो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, और उसके पहले हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी डिस्कस करा था। टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जैसा कि हमने ये दोनों टॉपिक अलग अलग डिस्कस करा है, बट यूजुअली एग्ज़ाम में इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन आता है कि दोनों में क्या फ़र्क है। आमतौर पर अगर लोगों से पूछा जाए तो वो इन दोनों चीज़ों को कॉमन ही बताते हैं, बट स्टिल देयर आर डिफरेंस बिटवीन बोथ। अगर हम मीनिंग देखें, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे बेसिस फॉर कंपैरिजन दिया है, जो लेफ्ट साइड में आएगा उस बेस पर हम कंपेयर करेंगे किसको, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को। मीनिंग में बताया हुआ है, रिक्रूटमेंट को सबसे पहले देख रहे हैं। रिक्रूटमेंट इज एन एक्टिविटी ऑफ सर्चिंग कैंडिडेट्स एंड एनकरेजिंग दैम अप्लाई फॉर इट। न्यूज़पेपर में, कैंपस प्लेसमेंट में, इस तरीके से जाकर या न्यूज़पेपर में ऐड दे के हम एम्प्लॉयज़ को, नॉट द एम्प्लॉयज़, कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि दे शुड अप्लाई। Selection refers to the process of selecting the best candidate and offering them job। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक इस तरह की प्रोसेस है जिसमें हम बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढते हैं और उसको
जॉब ऑफर करते हैं। सेकंड है बेस, दैट इज अप्रोच। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, हम किसी को मना नहीं करते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस। लेकिन सिलेक्शन में हम 50 में से 5 या 10 जितनी वैकेंसी होती है उतने ही लोगों को रखते हैं, तो इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस भी बोला जाता है। रिक्रूटमेंट को ऑब्जेक्टिव देखें तो इनवाइटिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट, तो जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा आपको चॉइस मिलेगी। अगर आपके पास में मात्र 20-30 लोग आ रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा चॉइस नहीं मिलती है, लेकिन अगर ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे तो आपके सामने ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे। सिलेक्शन में पिकिंग अप द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट एंड रिजेक्टिंग द रेस्ट। तो सिलेक्शन में हम जनरली ये करते हैं कि जितने लोग आए हैं उसमें से कुछ को सिलेक्ट करके बाकी को रिजेक्ट करते हैं। की फैक्टर्स देखें तो रिक्रूटमेंट को एडवर्टिजमेंट के थ्रू ही लोगों को बुलाया जाता है, और सिलेक्शन में की फैक्टर देखें तो अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट को वहाँ अपॉइंट किया जाता है। सीक्वेंस देखें तो ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट पहले आता है, उसी के बाद इंटरव्यूज़ के लिए जो आएंगे तो वो हम फाइनलाइज करेंगे, तो सिलेक्शन जो है वो सेकंड प्रोसेस होती है, मतलब पहले रिक्रूटमेंट होता है देन कम्स सिलेक्शन। प्रोसेस में देखें तो वैकेंसीज आर द नोटिफाइड बाय द फर्म थ्रू वेरियस सोर्सेज, जैसे वेबसाइट्स पर दे देना, न्यूज़पेपर में दे देना, तो इसके थ्रू हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो अप्लाई करें। और सिलेक्शन में देखें तो फॉर्म मेक्स एप्लीकेंट पास थ्रू वेरियस लेवल्स, लाइक जैसे उसका फॉर्म सबमिट करवाया, रिज्यूम सबमिट करवाया, उसका रिटर्न टेस्ट हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुआ मेडिकल वगैरह के, और उसके बाद जाकर कहीं हम फाइनलाइज करते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रोसेस है। अब कुछ बुक्स में अगर आप देखोगे तो ऑथर बोलते हैं कि रिक्रूटमेंट इज़ अ मोर लेंदर प्रोसेस, लेकिन कुछ ऑथर्स का मानना है कि सिलेक्शन ज़्यादा बड़ी प्रोसेस होती है। इवन आई ऑल्सो फील दैट सिलेक्शन ज़्यादा बड़ी प्रोसेस होती है एंड मोस्ट टिपिकल ऑल्सो, एंड एक्सपेंसिव भी होती है साथ साथ में, और इट टेक्स टाइम। रिक्रूटमेंट का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन देखें तो एज रिक्रूटमेंट ओनली इम्प्लाइज द कम्युनिकेशन ऑफ वैकेंसीज, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड। तो रिक्रूटमेंट में तो हम सिर्फ लोगों को बुलाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ कोई रिटर्न में नहीं होता है कि जो कैंडिडेट आएंगे हम उनको रख ही लेंगे। लेकिन सिलेक्शन में कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, रिटर्न में चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम जब एम्प्लॉय फाइनल कर देते हैं तब हम उसको अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर हाथ में देते हैं। सो वहाँ फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। मेथड देखें तो जो रिक्रूटमेंट है वो इकोनॉमिकल है, कि ठीक है आपने कैंपस प्लेसमेंट करा या आपने पेपर मैट दे दिया, दैट्स इट। लेकिन जो एक सिलेक्शन प्रोसेस है वो एक्सपेंसिव है। आप इंटरव्यू लेने गए, आपने टेस्ट लिए कैंपस में जाकर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाती है। Okay, next class we'll see activities involved in recruitment of employees. That's it for today. All the best. Selection also involves a set of activities which are given under as क्या क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब आप जैसे देखते हैं जो कैंडिडेट्स हैं उनके रिज्यूमे सॉर्टिंग करना, देन एक्सपीरियंस, देन उनकी सैलरी डिमांड, देन कौन कितना डिजर्व करता है, कैपेबिलिटीज़, इन सबको आप स्क्रीनिंग करते हो, एनालिसिस करते हो, उसके बाद जाके कुछ कैंडिडेट्स को बुलाते हो। eliminating unsuitable candidates, देन यू मेक अ मेरिट लिस्ट ऑफ दैट। तो जो टैलेंटेड लोग होते हैं, सुटेबल होते हैं, सिर्फ उन्हें ही हम बुलाएंगे, अनसुटेबल लोगों को लिस्ट से हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट करना, इंटेलिजेंस टेस्ट करना, परफॉर्मेंस टेस्ट करना, पर्सनालिटी टेस्ट करना, ये सारे टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन, रिटन एग्जाम्स, ये सब ली जाती है। उसके बाद जो इसमें क्वालिफाई कर जाता है वो फिर इंटरव्यू में आता है। इंटरव्यू तो हमने डिस्कस करा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डिटेल में देखेंगे। इंटरव्यू इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास के लिए भी वो वीडियो यूज़फुल रहेगा, और एचआर के लिए तो रहेगा ही। देन इन लास्ट, सेकेंड लास्ट, दैट इज चेकिंग रेफरेंसेस। हम एम्प्लॉयज़ का
जो रेफरेंस थे जो मैंने अभी बताया था लास्ट स्लाइड में भी वीडियोस में भी कि आप जो रेफरेंस होते हैं वेल नोन पर्सन का जो नाम लिख के देते हो वो कंपनी में एचआर मैनेजर्स उनसे क्रॉस चेक करते हैं, उनको कॉल करके पूछते हैं दैट यू नो दैट पर्सन, आपका एटीट्यूड, योर कैरेक्टर, योर कैपेबिलिटी, योर बिहेवियर, उसके बारे में वो क्वेश्चंस पूछते हैं रिगार्डिंग यू। एंड इन लास्ट दैट इज़ मेडिकल टेस्ट, और सिलेक्शन प्रोसेस की आखिरी स्टेप होती है। इसमें मेडिकल टेस्ट और साथ में फाइनल प्लेसमेंट हो जाता है। मेडिकल टेस्ट में आपको यू आर फिजिकली और मेंटली फिट और नॉट, इस चीज़ का इसमें टेस्ट किया जाता है।